नमस्कार दोस्तों, विनायक एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा और हम कवर कर रहे हैं फिजिक्स में। हमारा जो सेशन चल रहा है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स वाले सेशन में हम आ चुके हैं। अब किसमें? हमने लास्ट सेक्शन जो देखा था, हमने देखा था वेट, है ना। हमने देखा था भार, फिर द्रव्यमान हो गया था। ठीक है, द्रव्यमान मास हमने देख लिया था, वॉल्यूम हमने देख लिया था और घनत्व हमने देख लिया था। लास्ट सेशन में हमने ये बात कर ली थी। ठीक है, आज के सेशन में अब हमको बात करना है किसी वस्तु का भार, है ना। आज के सेशन में हम बात करेंगे, है ना, लिफ्ट में वस्तु का भार, वस्तु का भार। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, है ना। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ लिफ्ट, लिफ्ट में वस्तु का भार क्या होगा। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर देखते हैं कि वस्तु का भार लिफ्ट में क्या होगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक लिफ्ट का सेक्शन बना लेते हैं कि हाँ ये लिफ्ट हमारी आ जाती है ना। में आ जाते हैं, ये हमारी क्या हो गई, लिफ्ट हो गई। अब ये लिफ्ट क्या होगी, है ना, जो लिफ्ट होगी यहाँ से अलग अलग सेक्शन में चलेगी। बात करते हैं, एक ये हो गया और ये एक ये हो गया। ठीक है, लिफ्ट हमारी अलग अलग जगह पर अलग अलग सेक्शन के हिसाब से चलेगी। ठीक है, ऊपर जाएगी या तो नीचे आएगी, है ना, ऊपर जाएगी या तो नीचे आएगी। उस हिसाब से हम इसको लिफ्ट को क्या करेंगे, सेट करेंगे, है ना। लिफ्ट को उस हिसाब से हम सेट करेंगे, है ना, कि लिफ्ट या तो ऊपर जाने वाली है या तो लिफ्ट नीचे जाएगी। चलो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये है ग्राउंड फ्लोर, ये है ग्राउंड फ्लोर और ये है हमारा 10th फ्लोर। ठीक है, इधर भी हम 10th फ्लोर से चलेंगे और 10th फ्लोर के बाद हम क्या आ जाएंगे, ग्राउंड फ्लोर पर आएंगे। ठीक है, अब इसमें इस वाले सेक्शन में लिफ्ट किस तरफ जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी, है ना। लिफ्ट किस तरफ जाएगी, ऊपर की ओर चलेगी। इस वाले सेक्शन में लिफ्ट क्या हो जाएगी, नीचे की ओर जाएगी, नीचे की ओर जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, या फिर हम एक बॉक्स को रख देते हैं व्यक्ति की जगह, है ना। सभी जगह एक बॉक्स को हम प्लेस कर देते हैं और बॉक्स का वेट हमको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर बढ़ेगा कहाँ पर कम होगा। ठीक है, क्योंकि लिफ्ट में जब आप जाते हैं तो आपने एकदम अजीब सा महसूस करा होगा, एकदम एक झटका लगते हुए, एक ऊपर जाते हुए, नीचे जाते हुए, है ना। किसी किसी लोग को मतलब एकदम बंद एरिया से और एक ऊपर नीचे जाने से क्या हो जाता है, उल्टी उल्टी आने लगती है, वैसा होता है। ठीक है, तो क्या है कि जब लिफ्ट अचानक से 0 फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर से अचानक से ऊपर की ओर चलती है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या चीज काम करती है, सबसे नीचे क्या होता है, विराम का जड़त्व, है ना। विराम का जड़त्व सबसे पहले देखने को मिलता है, या फिर इनर्शिया ऑफ स्टेशनरी स्टेट, क्योंकि ये वस्तु किसमें, विराम में, स्टेशनरी स्टेट में है और अचानक से लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है, तो ये वस्तु किस तरफ वजन लगाएगी, नीचे की तरफ वजन लगाएगी और लिफ्ट किधर जाना चाहेगी, ऊपर की तरफ, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल इसको नीचे खींचेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींच रहा है और लिफ्ट ऊपर जाना चाह रही है। तो इनर्शिया के कारण इसका वेट क्या कैसा दिखेगा हमको, का जो वेट होगा वो बढ़ेगा। इनर्शिया के कारण इसका वेट बढ़ेगा, या फिर इसके जड़त्व के कारण इसका वेट हमको ज्यादा दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि वेट क्या हो गया है, थोड़ा सा बढ़ गया है। लेकिन अचानक से जैसे ही लिफ्ट क्या हो जाती है, मोमेंटम में आती है, मोमेंटम, है ना, एक गति पकड़ती है, लिफ्ट क्या हो जाती है, गति पकड़ती है, तो वेट इसका क्या हो जाता है, बराबर। ठीक है, जितना वेट होता है वस्तु का उतना ही हो जाता है। कब? जब स्पीड पकड़ लेती है, मतलब कहाँ से, ग्राउंड फ्लोर से 10th की तरफ जाना है, तो फिफ्थ फ्लोर के आसपास आकर क्या हो जाती है, इसका वेट क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, क्योंकि बॉडी भी मोमेंटम में आ चुकी है, मतलब उतनी गति में आ चुकी है। अचानक से ऊपर चलती है तो ये इनर्शिया में है, रुका हुआ है, इसीलिए वेट क्या होता है, जैसे हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो कैसा लगता है, एकदम से झटका लगता है ऊपर की तरफ, है ना। थोड़ा सा आप ऐसा फील करते हैं कि अरे नीचे की तरफ झटका लगा और हम ऊपर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, और एकदम लिफ्ट ऊपर चलने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो चीजें क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, आपको नॉर्मल लगना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब आप किस में आ चुके हैं, मोमेंटम में आ चुके हैं, एक निश्चित गति में आ चुके हैं, है ना। आप एक निश्चित गति में आ गए तो आपको ठीक लगने लगेगा। ठीक है, तो आपको बराबर जाने लगेगी और ठीक लगने लगेगा। अब क्या होता है, जैसे ही लिफ्ट यहाँ पर रुकती है,
जैसे लिफ्ट यहाँ पर रुकती है तो यहाँ पर फिर इनर्शिया आ जाता है, फिर से जड़त्व आ जाता है। लेकिन जड़त्व किसका? गति का जड़त्व। तो आप किस तरफ जा रहे हैं अभी? ऊपर। और लिफ्ट क्या हो चुकी है? रुक चुकी है ना। लिफ्ट क्या हो चुकी है? रुक गई। लिफ्ट क्या हो गई? रुक गई। और आप किस तरफ जा रहे हैं? ऊपर की तरफ। तो आपका वजन थोड़ा सा क्या होगा? कम होगा, है ना। भार क्या होगा? कम होगा। मतलब वेट में हल्की सी कमी आती हुई दिखाई देगी, बहुत माइनर सेकंड के लिए ये होता है। जैसे लिफ्ट ऊपर चलती है ना, तो क्या होता है? वेट नीचे की तरफ जा रहा है क्योंकि इनर्शिया है, इसीलिए वस्तु नीचे की तरफ दबती है ना, और लिफ्ट ऊपर जा रही है। जैसे किसी भी वस्तु को उठाते, पानी से भरी बाल्टी को एकदम से उठाते, तो अचानक से उठाते तो गुरुत्वाकर्षण बल उसको अचानक से नीचे की ओर खींचता है, इसलिए प्राइमरीली वो बाल्टी आपको भारी लगती है। लेकिन आप जब उसको लेकर चलने लगते हैं तो नॉर्मल वो आपके साथ मोमेंटम में आ जाती है, इसलिए वो नॉर्मल लगने लगती है थोड़ी सी। अचानक से पहली बार उठाते हैं तो भारी लगता है, पहली बार किसी चीज को उठाएंगे तो क्या लगेगा? वो थोड़ा सा भारी लगेगा आपको, ठीक है। जैसे ही लेकिन क्या होता है, ऊपर की ओर पहुंच जाती है तो वस्तु ऊपर जाना चाहती है क्योंकि अभी भी वो गति में है ना। लेकिन लिफ्ट क्या हो जा रही है? रुक गई है। लिफ्ट हो चुकी है, रुक गई है। लिफ्ट के रुक जाने के कारण आपका वेट थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। अब आपने आपका काम निपटाया, है ना। यहाँ पर क्या हुआ? भार कम हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ? भार बढ़ा। यहाँ पर क्या करा? भार या वेट आपका क्या था? बढ़ा, ठीक है। अब अपने काम निपटाया और वापस नीचे जाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे ही आप नीचे की तरफ जाते हैं, नीचे जाते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाता है? फिर से जड़त्व आ जाता है ना। यहाँ पर सब जगह जड़त्व ही काम कर रहा है, इनर्शिया ही काम कर रहा है, ठीक है। तो आप, वस्तु कैसी है? स्टेशनरी स्टेट में, है ना। और अचानक से आपके नीचे से लिफ्ट क्या होती है? अचानक से आपके नीचे से लिफ्ट एकदम चल देती है। जैसे मैं इस मार्कर को लेके खड़ा हूं और एकदम से मैं इसके नीचे से हाथ हटा देता हूं तो मार्कर वहीं रह जाता है ना। मार्कर एक सेकंड के लिए, कुछ बहुत छोटे से पल के लिए वहीं रुका रहता है ना, एकदम से हाथ हटा देने पर, है ना। ये मार्कर क्या हो जाता है? वहीं पर रह जाता है, ठीक है। तो यही है कि इनर्शिया है इसमें। इसमें क्या है? इनर्शिया, ये रुका हुआ है। और जैसे ही हम इसके पीछे से हाथ हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? तेजी से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर वेट क्या हो जाता है? आपका कम हो जाता है। यहाँ पर आपका भार कैसा दिखाई देगा? जो आपको वेट दिखाई देगा वो क्या हो जाएगा? कम, है ना। भार आपका कम होगा। लेकिन जब बीच में आएंगे, 4-5 फ्लोर पे आप वापिस आ जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बराबर। वेट कैसा लगने लगेगा? बराबर बराबर वेट लगने लगेगा। और एंड टाइम पे लास्ट में जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे, तो अब आप जा रहे हैं कहाँ पर? नीचे। तेजी से आपकी बॉडी लिफ्ट के साथ में नीचे जा रही है, लेकिन अचानक से लिफ्ट रुक जाती है। अचानक से लिफ्ट रुक जाती है। और जैसे ही अचानक से लिफ्ट रुक जाती है तो क्या कंडीशन क्या बनती है ना, कि आप नीचे जा रहे हो, लिफ्ट रुक गई, तो आपको एक झटका लगता है नीचे की तरफ। लिफ्ट एकदम रुकती है तो एकदम झटका लगता है नीचे की तरफ, मतलब आपकी बॉडी नीचे जाना चाहती है लेकिन लिफ्ट ने रोक लिया, तो आपका वेट क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। वेट क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, क्योंकि बॉडी जाना चाहती है नीचे और लिफ्ट हो चुकी है स्टॉप, ठीक है। इसीलिए यहाँ भी लिफ्ट हो चुकी है स्टॉप, आपकी बॉडी जाना चाहती है ऊपर तो वेट कम लग रहा था। लेकिन जैसे ही लिफ्ट, हमारी बॉडी जाना चाहती है नीचे और लिफ्ट हो चुकी है स्टॉप, तो एकदम से झटका नीचे की तरफ लगेगा, है ना। इसीलिए, है ना, इसीलिए हमारा वेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो देखो, नीचे दोनों जगह, नीचे दोनों जगह वेट क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। बीच में दोनों जगह वेट क्या हो रहा था? बराबर है। और ऊपर दोनों जगह वेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ऐसे याद रखो, ठीक है। जब ऊपर पहुंच के लिफ्ट रुकेगी तो वेट क्या होगा? कम होगा। यहाँ भी जब ऊपर से नीचे लिफ्ट आएगी तो क्या हो जाएगा? वेट कम होगा। लेकिन अचानक से जब लिफ्ट ऊपर चढ़ेगी तो भी वेट बढ़ेगा, और अचानक से जब लिफ्ट रुकेगी तो भी वेट क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन एक कंडीशन और देखने को मिलती है, यदि यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए, है ना, लिफ्ट की ये डोरी है और ये डोरी टूट जाए, डोरी टूट जाए, तो क्या होगा? तो वो जो बॉक्स यहाँ पड़ा हुआ था ना, वो कहाँ जाएगा? एकदम ऊपर की तरफ चिपक जाएगा और जीरो ग्रेविटी फील करेगा, है ना। जीरो, है ना, गुरुत्वाकर्षण, जीरो ग्रेविटी फील करेगा। मतलब वो एकदम कैसा हो जाएगा? फ्री फॉल, है ना। इसमें क्या हो जाएगा? फ्री फॉल, है ना। मुक्त रूप से वस्तु नीचे की ओर गिरने लगेगी, फ्री फॉल होने लगेगी। यदि रस्सी टूट जाए तो हम लिफ्ट में क्या हो जाएंगे? वहां ऊपर की तरफ, है ना, एकदम चिपक से जाएंगे और एकदम फ्री फॉल गिरने लगेंगे, है ना। लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो ये कितनी कंडीशन हो गई?
1 2 3 4 5 6 और एक वो 7 कंडीशन, है ना। नीचे से ऊपर जा रही है तो वेट बढ़ेगा, है ना, और अचानक से नीचे आके रुकी तो वेट भी बढ़ेगा, है ना। बीच में दोनों जगह क्या हो जाएगा, वेट एक जैसा रहेगा। और अचानक से ऊपर रुकेगी तो वेट कम होगा, अचानक से नीचे जाएगी तो भी वेट क्या हो जाएगा, कम होगा। और जैसे ही कभी रस्सी टूट जाती है तो वेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्री फॉल की कंडीशन आ जाएगी और वेट हो जाएगा हमारा क्या, नील बटे सन्नाटा, 0। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जिसको बोलते हैं मोमेंटम। संवेग, है ना, संवेग। ठीक है, तो संवेग क्या होता है ना। किसी वस्तु में, किसी वस्तु में, किसी वस्तु में अन्य वस्तु को, अन्य वस्तु को जो फोर्स ट्रांसफर, बल, बल स्थानांतरित, बल स्थानांतरित करने की क्षमता, इट इज द कैपेसिटी, है ना। मोमेंटम क्या होता है, इट इज द कैपेसिटी टू ट्रांसफर फोर्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इट इज द कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, ध्यान से सुनिएगा। इट इज द कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ट्रांसफर द फोर्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज कॉल्ड द मोमेंटम, इज कॉल्ड द मोमेंटम, है ना। संवेग, एक समान, है ना। संवेग मतलब क्या हो जाता है, समवेग, है ना, मतलब समान, समान वेग, एक जैसा वेग चलता रहे। संवेग मतलब क्या हो जाता है, एक समान वेग चलता रहे, एक जैसी वेलोसिटी, है ना, इक्वल वेलोसिटी। ठीक है, इक्वल वेलोसिटी से आगे बढ़ते रहे। ठीक है, कोई भी वस्तु जो है इक्वल वेलोसिटी से आगे बढ़ती रहे, जब भी उसमें से क्या कर दे, उसका फोर्स ट्रांसफर हो जाए फिर भी, है ना, इक्वल वेलोसिटी से आगे बढ़े। जैसे सपोज एग्जांपल, है ना, एग्जांपल यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो देखिए एक बॉल है और एक और सेम साइज की बॉल है ना, यहाँ पर ले लेते हैं, है ना, क्योंकि हम इधर भी और चीजें, एक ये बॉल है और एक और जस्ट सेम साइज की एक और बॉल है। ठीक है, ये बॉल जाकर किससे टकराएगी, से टकराएगी। ठीक है, इस बॉल की वेलोसिटी कितनी है, u1, ये वेलोसिटी कितनी है, u1 वेलोसिटी है। इसका मास कितना है, m1 है, और इस ऑब्जेक्ट का मास भी कितना है, m1 है। मास दोनों का क्या है, बराबर है। मान लिया 2-2 किलो के गोले हैं, 2-2 किलो के गोले हैं, दोनों का मास बराबर है। इसकी वेलोसिटी कितनी है, u1, की वेलोसिटी कितनी है, u1, और ये जैसे ही जाकर इससे टकराएगा, जैसे ही जाकर इससे टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1 हो जाएगी। ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1। u1 और v1 तो आप जानते ही हैं। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, है ना, प्रारंभिक वेग, और v क्या है, अंतिम वेग। v क्या होता है, अंतिम वेग होता है। u1 हो जाती है इसकी वेलोसिटी, मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट a, है ना, m1, और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट b, ये भी m1 है। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज u1 और वेलोसिटी ऑब्जेक्ट b इज v1। ठीक है, जब वस्तु इस वस्तु से टकराती है, एक ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट, सॉरी, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इससे जाकर टकराएगा, और जैसे ही टकराएगा तो अपना पूरा फोर्स इसको ट्रांसफर कर देगा, इसको ट्रांसफर कर देगा, और देन ये भी ऑब्जेक्ट किसमें आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। ये भी ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट गति करने लगेगा, मोशन में आ जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या कंडीशन बन जाएगी कि हाँ, इसने पूरा फोर्स इसको ट्रांसफर कर दिया। तो इसने क्या करा, इसने करा फोर्स ट्रांसफर, फोर्स ट्रांसफर, है ना, जो है बल, बल का स्थानांतरण, ने बल को क्या कर दिया, पूरी तरीके से इसको दे दिया, जिससे इसका क्या हो गया, है ना, पूरा बल इसमें शिफ्ट हो गया। इसमें ही u1 इज इक्वल टू v1, जितनी वेलोसिटी किसकी थी, पहले ऑब्जेक्ट की थी, उतनी ही वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दूसरे ऑब्जेक्ट की हो जाएगी। इसे ही क्या कहा जाता है, मोमेंटम कहा जाता है। एक जैसा चलना, एक जैसा वेग जब होगा तो हम उसे किस रूप में जानेंगे, मोमेंटम के रूप में जानेंगे। ठीक है,
वैसे ही जैसे हम क्या करते हैं, कैरम खेलते हैं या फिर हम क्या करते हैं, पूल टेबल खेलते हैं, है ना। तो यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल के फॉर्म में समझना है इसको। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट, है ना, इसका मास m1 है, इसका भी मास क्या है, m1। दूसरी कंडीशन, इसका मास तो m1 है, लेकिन इसका मास जो है वो m2 है, बड़ा गोला है। ठीक है, इसका मास तो क्या है, m1 ही है, पुराना ही गोला है हमारे पास में, लेकिन इसका मास m2। ठीक है, जब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये किस वेलोसिटी से जा रहा है, ये वेलोसिटी u1 है, सब जगह इसकी वेलोसिटी क्या है, u1 है। u1 वेलोसिटी से, u1 वेग से ये वस्तु आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही ये वस्तु इससे टकराती है तो इसमें एकदम सेम मोमेंटम आ जाएगा। इसमें कितनी हो जाएगी, इसमें क्या क्या ट्रांसफर होगा, इसमें एकदम सेम मोमेंटम ट्रांसफर हो जाएगा जितनी इसकी वेलोसिटी है ना, u1। तो ये क्या बन जाएगी, v1 बन जाएगी। u1 से ये क्या बन जाएगी, v1। यहाँ पर एकदम सेम ट्रांसफर होगा। ठीक है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो चल रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, और जैसे ही आकर इस बड़े ऑब्जेक्ट से टकराता है, बड़े ऑब्जेक्ट से टकराता है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, v2 हो जाती है। अब क्या हो गई, ये वेलोसिटी बताई मैंने, v2 वेलोसिटी हो गई, मतलब वेलोसिटी क्या हो गई है, चेंज हो गई है, क्योंकि मास इसका क्या हो गया है, बढ़ गया है। का मास क्या हो गया है, बढ़ गया है, बड़ा गोला है। छोटा गोला बड़े गोले से टकराएगा तो अल्टीमेटली इसका u1 था, प्रारंभिक वेग, है ना, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u1, और फाइनल वेलोसिटी क्या दिख रही है, v2 दिखाई दे रही है। अल्टीमेटली इसका वेग क्या है, चेंज हो गया। मतलब क्या होगा, जब बड़ा गोला, मान लिया 10 की स्पीड से इससे टकराएगा, मान लिया u1 क्या था, 10 की स्पीड थी और उससे टकराया, तो क्या बड़े गोले को भी 10 की स्पीड में ला सकता है, नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। ठीक है, अब कंडीशन क्या बन गई कि ये इसकी होगी 5 की ही स्पीड आएगी, क्योंकि ये बड़ा गोला है। ठीक है, अल्टीमेटली मास ज्यादा है, लेकिन मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, हाँ हुआ, मास ज्यादा होने के कारण कम मोमेंटम ट्रांसफर होता है ना। यहाँ पर भी मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, उतना ही हुआ, है ना, लेकिन मास ज्यादा हो जाने के कारण मोमेंटम यहाँ पर, वेलोसिटी यहाँ पर कम हुई। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये बड़ा ऑब्जेक्ट छोटे ऑब्जेक्ट में टकराता है, छोटे ऑब्जेक्ट में टकराता है, तो इसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाती है, v2 हो जाती है। यदि मान लिया कि u1 की वैल्यू क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराता है, तो हम बोलते हैं कि v2 की क्या हो जाएगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तेज गति से आगे जाएगा, क्योंकि ये छोटा है, मास यहाँ पर कम है, मास यहाँ पर कम है। तो अल्टीमेटली हमको समझ में आ रहा है मोमेंटम किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, पहली चीज वेलोसिटी, दूसरी चीज मास, है ना, किस किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी और मास। तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू, है ना, m इंटू वी, क्या बोल सकते हैं, P इज इक्वल टू m इंटू वी। मतलब v वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। P इज इक्वल टू m इंटू वी, है ना। तो आप यदि मोमेंटम को बताना चाहे, है ना, तो इस फॉर्मूले से भी बता सकते हैं, है ना, कि क्या होता है संवेग, क्या होता है संवेग, इट इज दी, है ना, मोमेंटम इट इज दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ दी मास मल्टीप्लीकेशन ऑफ दी, या फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ दी मास एंड दी वेलोसिटी, है ना। यह यह द्रव्यमान तथा द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल होता है। क्या होता है, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, हमारा संवेग कहते हैं। बाकी तो हमने यहाँ पर बताया किसी वस्तु में अन्य वस्तु में बल स्थानांतरित करने की क्षमता को, इट इज द कैपेसिटी टू ट्रांसफर द फोर्स वन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज कॉल्ड द मोमेंटम। ये तो हमने देखे लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर चीजें समझ में आई, है ना। मास के कारण क्या हो सकता है, चेंजेस आ सकते हैं। अब वेलोसिटी की बात करें, है ना, अब आप बोलो, है ना, अब हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी में क्या क्या चेंज आ सकते हैं, तो p अपॉन क्या हो सकता है, m इज इक्वल टू, हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी। ठीक है, अब ये क्या दिख रही है इसके, है ना, देखो, जितना जितना जैसा जितना ज्यादा जितनी ज्यादा वेलोसिटी, मास को हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, वेलोसिटी उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मास बढ़ा दो तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, मतलब मोमेंटम क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। ठीक है, यदि वेलोसिटी कम हुई तो मोमेंटम भी क्या हुआ, कम हुआ ना, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके दिखाई दे रहा है, v के, और जो ये हमारा जो दिखाई दे रहा है m, ये आ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी v।
v के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसीलिए मास यदि हम बढ़ा देंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आई चीज, है ना? जो बताना चाह रहा हूँ वहीं तक पहुंच रहे हैं, है ना? वहीं तक पहुंचना बस, ठीक है। चलो अब इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। मास के लिए क्या बोलते हैं, किलोग्राम। मास के लिए क्या होता है, किलोग्राम। वेलोसिटी के लिए क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, है ना? वेलोसिटी के लिए क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो इसके जो यूनिट होगी, यूनिट क्या है इसकी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसकी क्या हो जाती है, यूनिट हो जाती है। डायमेंशन फॉर्मूला निकालो, है ना? डायमेंशन फॉर्मूले को निकाल के लेकर आते। तो मास के लिए m है, हाँ भैया m है, ठीक है। और फिर लेंथ के लिए l है, l के लिए m है, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गई मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। सेकंड t नीचे की तरफ है, t को ऊपर ले आओ, ठीक है। सब एक एक बार ही है, तो m1 l1 इनवर्स टू द पावर -1 बड़े ब्रैकेट में डाल दो, क्या हो जाता है हमारा, क्या डायमेंशन फॉर्मूला, ये है मोमेंटम का। तो m1 l1 t टू द पावर -1 ये डायमेंशन फार्मूला है। डायरेक्ट से याद रख सकते हैं, या तो फार्मूला याद है तो फार्मूले से भी निकाला जा सकता है ना? सबके निकाल के मैं बता रहा हूँ। तो ये हो जाता है मोमेंटम। अब मोमेंटम के एग्जांपल देख लो, है ना? कोई एक बड़ी गाड़ी, है ना, एक कार से कार की टक्कर होती है, एक कार से कार की टक्कर होती है, तो अल्टीमेटली दोनों कार का वजन यदि बराबर है तो मोमेंटम कैसे ट्रांसफर होगा, इक्वल मोमेंटम ट्रांसफर होगा, ठीक है। लेकिन यदि कोई कार एक ट्रक में जाकर टकराती है तो अल्टीमेटली उसकी वेलोसिटी में कम चेंज होगा, क्योंकि मास ज्यादा है, ठीक है। दूसरी बात, जब आप पूल टेबल खेलते हैं, है ना, तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, है ना? ध्यान से सुनो, है ना? एग्जाम्पल कौन कौन से आ सकते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है ना? टेबल, है ना, पूल टेबल, है ना, जिसे स्नूकर भी कहते हैं, स्नूकर भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड खेलते हैं, ठीक है। उसके अलावा बचपन में आपने अंटियां खेली होगी, अंटियां खेलते, एक अंटी से दूसरी अंटी को, सबका शेप बराबर ही होता है ना? एक अंटी से दूसरी अंटी को मारते हो तो जितनी, जैसे ही वो टकराती है तो आपने दूर चली जाती है। स्क्विड गेम में भी देखा है आपने, है ना? मूवी देखी स्क्विड गेम में, वो कंचे से अलग अलग गेम खेल रहे होते थे, एक दूसरे को मार रहे होते थे, है ना? तो ये अंटियां खेलते, उसमें भी ऐसी चीजें होती है। पूल टेबल में भी सेम होती है ना? कैरम बोर्ड में भी एक स्ट्राइकर होता है बड़ा, और एक छोटी गोटी होती है। जब स्ट्राइकर से छोटी गोटी को मारते तो क्या होता है, बहुत तेजी से जाती है, और स्ट्राइकर क्या हो जाता है, वहीं रुक जाता है, मतलब वो मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है दूसरी में, जिससे वो तेजी से जाए। हम जितना धीरे मारेंगे, जितना तेज मारेंगे, उस गति से वो जाकर टकराएगी, है ना? तो ऐसी बहुत सारे जितने भी एग्जाम्पल है जिसमें ऐसी दो चीजें आपस में टकरा रही है, ठीक है। उसके अलावा एक अजीब सा अजीबो गरीब गेम है, जिसके अंदर एक, है ना, ऐसा केटली जैसी चीज पकड़ते हैं, और उस केटली जैसी चीज को पकड़ के ऐसे खिसका देते हैं बर्फ के ऊपर, है ना? और एक बंदा उसके आगे की तरफ ऐसे झाड़ू लगाता चलता है, और वो जाके किसी जगह पे ऐसे टकराती है, हटा देती है, और अपनी वहां पर आ जाती है। तो हम हंटी में भी खेलते हैं ना वैसे वाला चीज, ठीक है। के अलावा जो आप बॉलिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, वो बड़ा सा बॉल रहता है, उससे वो पिंस गिरानी होती है ना, बॉलिंग पिन, बॉलिंग पिन वाला गेम आता है, ठीक है। वो सबके मोमेंटम का एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक है। चलो, मोमेंटम के बाद क्या आता है ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, संवेग का संरक्षण, संवेग का संरक्षण, संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। अब इसको पहले समझो फिर बताता हूं। देखो, एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है ना? इसका मास m1 है, इसका मास है m2, अलग अलग कर लेते तो m1 m2 दिख, ये है m2, ठीक है। इसका, इसकी जो प्राइमरी वेलोसिटी कितनी है u1, की कितनी है u2, ये गया और आगे जाकर किसी m1 मास के किसी ऑब्जेक्ट से टकराया, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, u1 हो जाती है। और ये जाकर किसी सेम मास के m2 मास से टकराया, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, u2 हो जाती, v2 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा सिस्टम है एक, ये एक पूरा सिस्टम है। जैसे
हम इसको बोलेंगे तो इसका मोमेंटम कितना है, इसका मोमेंटम हम क्या बात करेंगे, u1 प्लस u1 इंटू m1, u1 m1 किसका था, इसका था ऊपर वाले का, प्लस हम बोलेंगे ये पूरा सिस्टम एक ही साथ काम कर रहा है, ये वाला एक सिस्टम है पूरा एक ही साथ काम करता है ना, तो हम बोलेंगे u1 m1 प्लस इन दोनों का मोमेंटम, ठीक है, m2 u2, ये दोनों था, ठीक है। अब ये जाके इसमें टकराया, ये जाके इसमें टकराया और ये जाके इसमें टकराया, तो इन दोनों सिस्टम का मोमेंटम क्या हुआ, इसका कितना हुआ m1 v1, m1 v1 हुआ, इसका कितना हुआ, का हुआ m2 v2, है ना, m2 v2 हुआ, ठीक है, समझ में आया। अब ये जो दोनों मोमेंटम थे ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, कि इसमें से इधर जो फोर्स ट्रांसफर हुआ वो बराबर था, यहाँ से यहाँ तक फोर्स ट्रांसफर हुआ जो बराबर था, और यहाँ से यहाँ तक जो फोर्स ट्रांसफर हुआ वो भी बराबर था, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट इसको ट्रांसफर करे या फिर ये ऑब्जेक्ट इसको ट्रांसफर करे तो बराबर बराबर मोमेंटम ट्रांसफर करेगा। दो ऑब्जेक्ट यदि चल रहे हैं और दोनों एक दूसरे को टक्कर मारे, ठीक है, तो ये बाइक से बाइक टकरा गई और कार से कार टकराई, ठीक है, तो दोनों में मोमेंटम क्या होगा, इक्वल ट्रांसफर होता हुआ दिखाई देगा हमें, ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या फिर संवेग का संरक्षण, किसी वस्तु द्वारा, है ना, किसी वस्तु द्वारा किसी अन्य वस्तु में, है ना, संवेग, अन्य वस्तु में संवेग का स्थानांतरण, अन्य वस्तु में, या फिर उसका हम बोले क्या, वेलोसिटी या फिर वेग का स्थानांतरण या फिर बल का स्थानांतरण, बल लगाया जाता है तो वो दूसरी वस्तु में भी क्या हो जाता है, बराबर ही होता है, बल उतना ही बराबर बराबर होगा, हम आइडियल कंडीशन में ही देखते हैं, यही क्या कहते हैं, संवेग का संरक्षण कहते हैं, तो क्या कहेंगे हम, संवेग का संरक्षण कहेंगे, ठीक है। यदि इस सिस्टम में ये u1 वेलोसिटी से चल रहा है और ये v1 वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, तो इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम, ये देखो का प्लस प्लस इसका, इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम इस सिस्टम के टोटल मोमेंटम के बराबर होगा, देखो इन दोनों, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, है ना, क्योंकि सिस्टम वन ये है, ये काम कर रहा है, ठीक है, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स या फिर बाह्य कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, एक ऐसा कारक जिसमें कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, एक्सटर्नल एफर्ट वर्क नहीं कर रहा है, तो देन इसका मोमेंटम और जो उसका फाइनल मोमेंटम होता है ना, वो क्या हो जाएगा, बराबर होगा, और यही क्या कहलाता है, संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। जैसे एक और बात मैं बताऊं, एक है बड़ा पहलवान है, एक पहलवान व्यक्ति खड़ा हुआ है और एक छोटा व्यक्ति क्या करता है, आकर धक्का मारता है, आकर इसको क्या करेगा, धक्का मारेगा, ठीक है, यदि इसको ये धक्का मारेगा तो ये आगे जा पाएगा क्या, आगे थोड़ा सा ही खसकेगा, बाकी इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा, थोड़ा सा धक्का लग जाएगा, जैसे हम किसी को धक्का मारते हैं तो अचानक से हम भी पीछे क्या हो जाते हैं, खसक जाते, हल्की चीज को धक्का मारते हो तो आराम से वो धक जाती है, लेकिन हम किसी चीज को धक्का लगाते तो हमारे पैर फिसलने लगते और पीछे की तरफ हम भी पीछे खसक जाते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि वो जो कुश्ती होती है, कुश्ती में दो लोग एक दूसरे पे दम लगा रहे होते हैं, आपने मूवीज में देखा होगा, तो मूवी में एक दूसरे के ऊपर दम लगा रहे पकड़ के, तो वो हीरो पीछे पहले खसकने लगता है, पीछे धीरे 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 हीरो पीछे खसकता है, लेकिन फिर हीरो वापस दम लगाता है, तो फिर वो दम लगा के उसको आगे की तरफ धक्का देता है ना, तो वो क्या है, वो मोमेंटम ही है, मोमेंटम मतलब क्या हो रहा है, वेट तो बराबर ही है या फिर वेट उससे ज्यादा है, तो मास को ओवरकम करने के लिए आपको वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी ना, है ना, वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी, है ना, तो इसीलिए ज्यादा वेलोसिटी देंगे तो क्या हो जाएगा, उस वेलोसिटी तक वो पहुंच पाएगा, ठीक है। यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई, ये था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्या, हमारा बल आवेग, है ना, बल का आवेग, इम्पल्स, इम्पल्स, बल आवेग, बल का, है ना, अब देखो, बहुत ही छोटे समय पर, बहुत ही छोटे समय पर जब बल लग रहा होता है किसी वस्तु में, आराम से समझ में आएगा मोमेंटम, यदि आपको समझ में आया है तो,
है ना, मोमेंटम के साथ में आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये वस्तु अपने u1 वेग से जा रही थी, ये वस्तु जो थी u1 वेग से जा रही थी, का मास क्या था m1, का भी मास क्या है m1 ही है। ये वस्तु किस वेग से जा रही थी, u1 वेग से जा रही थी, और अचानक से ये इससे टकराई, कितने सेकंड के लिए, 0.01 सेकंड के लिए, कितने से बहुत कम सेकंड के लिए, कितना सेकंड हुआ ये, 0.01 सेकंड हुआ है ना, 0.01 सेकंड के लिए ये इससे टकराई, और इसने पूरा फोर्स क्या कर दिया, पूरा फोर्स इसको ट्रांसफर कर दिया। फोर्स क्या हो गया इसमें से, इसको ट्रांसफर हो गया, और जैसे ही फोर्स इसको ट्रांसफर हुआ तो ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो गई, v1 हो गई। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो गई, v1 हो गई, u1 से क्या हो गई, v1 हो गई। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग में बदल गया। तो ये जो छोटा सा समय था, ये जो छोटा सा समय था जिसमें क्या हुआ, मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, ये छोटा सा समय जिसमें मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, इसे ही क्या कहते हैं हम, इसे ही कहते हैं हमारा क्या, इम्पल्स ऑफ फोर्स। इम्पल्स ऑफ फोर्स या फिर बल का आवेग कहा जाता है। एकदम जैसे मैं लेता हूं, है ना, जैसे ड्रम के ऊपर या ढोलक के ऊपर क्या किया जाता है, एकदम ऐसे चोट की जाती है, तो एक क्या होती है, एक आवाज आती है ना, जैसे किसी भी चीज को हम ले ना, जैसे बॉटल ही उठा ले और इसके ऊपर, है ना, एक चोट करे, तो इसके अंदर से क्या हुआ, एक आवाज जनरेट हुई, मतलब क्या हुआ, फोर्स का ट्रांसफर हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, फोर्स का ट्रांसफर हुआ, और एक बहुत छोटे से समय के लिए हुआ, 1 सेकंड से भी कम समय के लिए यदि हम बात करें, तो क्या हुआ, बहुत छोटे समय के लिए। तो आपको पता चल रहा है ना, कि समय के लिए मैं एक मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा हूँ, जो किसमें, इस मार्कर में है, उसमें से किसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, उससे क्या जनरेट हो रही है, एक वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है। तो ये जो छोटे से समय के लिए एक एनर्जी जनरेट हो रही है, छोटे से समय के लिए जो एनर्जी जनरेट हो रही है, और जो फोर्स ट्रांसफर हो रहा है, उसे ही हम क्या कह देते हैं, हमारा बल का आवेग कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। जैसे ढोल बजाना, तो उसको एकदम बार 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 स्ट्राइक करना, या फिर हम बोले पूल टेबल खेलते हैं, तो अचानक से एक बॉल दूसरी बॉल से अचानक से टकरा कर आगे की तरफ बढ़ जाती है ना। तो वो सब एग्जाम्पल जितने मोमेंटम के थे, वो सब एग्जाम्पल किस में आ जाएंगे, इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। इसको किससे दर्शाते हैं, डेल पी से दर्शाते हैं, डेल पी से इसको बताया जाता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती है ना, डेल पी। अब इसमें से क्या ट्रांसफर हो रहा है, इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, स्पीड बदल रही है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, एफ इंटू फोर्स ट्रांसफर हो रहा है, डेल टी, बहुत छोटे, डेल टी मतलब डेल टी इज इक्वल टू वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल टाइम, अत्यंत सूक्ष्म समय, अत्यंत सूक्ष्म समयांतराल, अत्यंत सूक्ष्म समयांतराल पर जो मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, बहुत छोटे समय के लिए जो मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं, डेल टी। तो ये फोर्स ट्रांसफर हो रहा है बहुत छोटे समय के लिए, उसे ही क्या कहा जाता है, मोमेंटम का, सॉरी, उसे क्या कहा जाता है, इम्पल्स कहा जाता है ना, इम्पल्स ऑफ फोर्स। बहुत छोटे समय के लिए, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए ये हो सकता है। जैसे हमारे पास एक क्या हो जाती है, कार होती है, तो कार को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसा धका के ऐसा छोड़ते हैं, है ना। पहले हमने उसके हाथ के मोमेंटम में लेकर आए, कि हमने कार को दबाया, ऐसा छोड़, ऐसे छोटे खिलौना कार होती है, उसको ऐसे धक्का दिया। ठीक है, तो धक्का के जब हमने छोड़ा तो उसको एक मोमेंटम में ला दिया। बॉलिंग बॉल होती है, जिससे पिन बॉल हम खेल, पिन वाली बॉल हम खेलते हैं, उंगलियों से हम उसको गड्ढे में उंगली डाल के पकड़ लेते हैं, और हम जैसे ही उसको फेंकते हैं, तो हमने पूरे हाथ को यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेकर आए, तो वो क्या था, मोमेंटम था। मोमेंटम में हमने उसको क्या कर दिया, जैसे ही छोड़ा, मतलब क्या हुआ, वो हमारा टाइम ड्यूरेशन था उसको फोर्स ट्रांसफर करने का। मतलब यहाँ से हमने जो बॉल पकड़ी और आगे की तरफ ऐसी धकाई, और यहाँ पर मैंने छोड़ दी, जैसी छोड़ी, मतलब क्या हुआ, 2 सेकंड लगे मुझे यहाँ से यहाँ तक उसको मोमेंटम में लाने में। इम्पल्स कितना था मेरा, ये 2 सेकंड का था। अब ये जो बॉल जाएगी, वो बॉल जाकर पिन से टकराएगी, है ना, उसके अंदर छोटे छोटे वो जो खड़े रहते हैं, क्या बोलते हो,
नहीं बोलते हैं वैसे तो, है ना, हिंदी में तो नहीं पता है कि वो छोटी छोटी बॉटल खड़ी रहती है, उसके ऊपर जैसे ही टकराएगी तो बॉटल से टकराने का समय कितना था, 0.001 सेकंड यदि बॉटल से टकराई और उनको गिरा दिया सभी को, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, उसने भी इम्पल्स ही जनरेट करा, एक छोटा सा टाइम ड्यूरेशन, है ना, छोटे से टाइम ड्यूरेशन में, है ना, अत्यंत सूक्ष्म समय में किसी वस्तु को क्या करना, अपना बल स्थापित करना। ठीक है, सिंपल सा, ट्रांसफर द फोर्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन, इन शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन इज कॉल्ड द इम्पल्स। अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल में, अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा अन्य वस्तु को, किसी वस्तु द्वारा अन्य वस्तु को जो बल स्थापित बल स्थानांतरित किया जाता है, किसी वस्तु द्वारा अन्य वस्तु में जो बल स्थानांतरित किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, आवेग कहा जाता है, इम्पल्स कहा जाता है। क्या कहेंगे हम, इम्पल्स। ये क्या हो गया हमारा, इम्पल्स हमारा हो गया। ठीक है, क्लियर हुई चीजें, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने बात कर ली थी, है ना, इसके पहले, है ना, पहले वाले सेक्शन में हमने ग्रेविटेशनल बारे में बात कर ली थी। ठीक है, ग्रेविटेशन भी क्या है, एक फोर्स है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मास ऑब्जेक्ट है m1 और उनके बीच की डिस्टेंस जो होती है आर स्क्वायर के क्या हो जाता है, होता है। ठीक है, उनके बीच के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, उनके बीच के मल्टीप्लिकेशन के क्या हो जाता है, डायरेक्टली क्या चीज, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ का निकालो, अर्थ का फोर्स निकाला, किसका निकाला, अर्थ का। ठीक है, तो हम यहाँ कर देते एम ई, मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, आर ई, रेडियस ऑफ द अर्थ, निकल जाता है अर्थ का ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसी से निकल के आ जाता है। तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, डायरेक्टली हो जाएगी, यहाँ पर दोनों जगह क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हटा देंगे तो क्या आ जाएगा। ठीक है, फिर हुआ, है ना। इसी से एक चीज और समझ में आती है ना, यहीं से, ये क्यों बताया मैंने, इसी से और समझ में आती है, जिसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, है ना, एस्केप वेलोसिटी, वेलोसिटी या फिर पलायन वेग, पलायन वेग, यहाँ से आपको समझ में आएगा एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, ये पृथ्वी, या तो हम ऐसा बात करें, पृथ्वी है, पृथ्वी का कुछ गुरुत्वाकर्षण बल है, ये फोर्स है, एफ ई। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल है। अब इस गुरुत्वाकर्षण बल से हमको बाहर निकलना है ना, कि हम इस अर्थ को छोड़कर हम दूसरी अर्थ के ऊपर चले जाए। मान लिया दो अर्थ है, एक अर्थ को छोड़कर हमको कहाँ जाना है, मार्स पे जाना है। ठीक है, मार्स पे जाना है, मंगल ग्रह पे जाना है, तो मंगल ग्रह पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलना पड़ेगा। ये इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स और एकदम ये तगड़ा सा ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो हम यदि यहाँ से एक स्पीड से निकलते हैं, एक स्पीड से निकले, ठीक है, तो स्पीड हमारी क्या थी, u1 स्पीड थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स ने आपको रोक ही लिया और वो वस्तु वापस कहाँ आके गिर गई, यहाँ पर गिर गई। तो आपका u1 फोर्स काम आया क्या, नहीं काम आया, है ना, आपका u1 फोर्स काम आया क्या, नहीं आया। तो आपको एक निश्चित वेग से पृथ्वी को पार करना पड़ेगा, एक निश्चित वेग से पृथ्वी को पार करना पड़ेगा, तब जाकर ही आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल पाएंगे, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से हम एस्केप कर पाएंगे या फिर बाहर निकल पाएंगे, है ना। तो उसके लिए स्पीड कितनी चाहिए होगी, यदि हमको ग्रेविटेशन से बाहर निकलना है तो उसके लिए कितनी चाहिए, 11.2, है ना, मीटर, सॉरी किलोमीटर, किलोमीटर पर सेकेंड, है ना, कितनी चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड चाहिए। इसे ही क्या कहा जाता है, पलायन ये वेग या फिर एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी इसे ही कहते हैं, पलायन वेग। ठीक है, इस वेलोसिटी से यदि मैं इस मार्कर को फेंकता हूं, मैंने 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से यदि इस मार्कर को मैंने आसमान में उछाला, तो ये कभी भी वापस लौट के नहीं आएगा पृथ्वी पर, ये कहाँ निकल जाएगा, पृथ्वी से बाहर ही निकल जाएगा। अब ये कभी पृथ्वी पर आकर
नहीं गिरेगा। मतलब ये क्या चलेगा, एस्केप वेलोसिटी से चलेगा। किस वेलोसिटी से, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये चला जाएगा। ठीक है, इसे ही क्या कहा जाता है, एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है, किलोमीटर पर सेकेंड की, है ना, कितना, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। फिर से देख लो, 11. बड़े बड़े अक्षरों में किलोमीटर पर सेकेंड। हर सेकेंड इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 11.2 किलोमीटर होनी चाहिए। इससे थोड़ी भी कम होती है तो अर्थ की किसी न किसी ऑर्बिट में ये फंस जाएगा, जहां पर हमारे सैटेलाइट्स होते हैं। सैटेलाइट को, जितने सैटेलाइट है जो अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए रखे जाते हैं या कम्युनिकेशन के लिए रखे जाते हैं, उनको इस स्पीड से कम स्पीड पे छोड़ा जाना चाहिए। नहीं तो वो क्या हो जाएंगे, पृथ्वी से बाहर निकल जाएंगे और हमारे काम आएंगे क्या, नहीं आएंगे। और हमको क्या चाहिए, हमारे सैटेलाइट हमारे काम आए, अर्थ के आसपास घूमते रहे। तो इस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी पर घूमते हैं हमारे सैटेलाइट, अर्थ के आसपास हमारे सैटेलाइट इस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी पर घूमते हैं, तभी वो कंटिन्यूअसली घूमते रहते हैं। नहीं तो क्या हो जाएंगे, वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं टॉर्क की। ठीक है, टॉर्क। ठीक, अब देखो, टॉर्क भी उसी से रिलेटेड है। टॉर्क या फिर हम इसको बोलते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, पहले हमने इम्पल्स पढ़ा था, है ना, इम्पल्स बल आवेग था, बल का आवेग है ना, ये ध्यान रखना, ये आवेग है। ठीक है, ये इम्पल्स है। और इधर देखो, बल आघूर्ण है। घूर्ण मतलब क्या करना, घुमाना। गुण मतलब क्या, घुमाना, है ना। तो टॉर्क, टॉर्क को किससे दर्शाते हैं, ऐसे टाउ से दर्शाते। ठीक है, ऐसे टाउ से एक ऑब्जेक्ट को ले लो, ये ऑब्जेक्ट हमने मान लिया सपोज। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या करा, एक, इस ऑब्जेक्ट को हमने एक क्या कर दिया, एक्सिस पर सेट कर लिया। हमने बोला कि ये एक एक्सिस है जिसके ऊपर हमने इस ऑब्जेक्ट को सेट करके रखा हुआ है। ठीक है, और ये क्या हो गए, दो एक्सिस के पॉइंट हो गए। ये क्या थी, एक्सिस। ठीक है, और ये क्या हो गए, उसके पोल्स हो गए। ठीक है, क्या हो गए, है ना। एक ऊपर वाला पोल है, एक नीचे वाला पोल है, ऐसे ही अर्थ के लिए। लेकिन अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करें, हमने बोला कि हमको क्या चाहिए, बल आघूर्ण चाहिए। तो किसी वस्तु को, है ना, ध्यान से सुनना, है ना, तो समझ में आ जाएगा। किसी वस्तु को अपने अक्ष पर स्थिर करने के पश्चात, किसी वस्तु को अपने अक्ष पर स्थिर करने के पश्चात उसके, उसके किनारे पर, के किनारे पर बल लगाकर, के किनारे पर बल लगाकर उस अक्ष के परितः घुमाने की, है ना, अक्ष के परितः घुमाने की जो टेंडेंसी होती है, अक्ष के परितः घुमाने की जो क्रिया होती है, उसे ही क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, बल आघूर्ण कहेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहूं कि मैं बोलता हूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या करा, दो पॉइंट पे स्टेबल कर लिया। ये दो पॉइंट है, इनके ऊपर स्टेबल कर लिया। अब इसको घुमाना है, तो घुमाने के लिए करना क्या पड़ेगा, यहां से बल लगाना पड़ेगा। देखो अंगूठे से मैं एक बल लगा रहा हूँ, तो अंगूठे से बल लगाकर ये क्या हो रहा है, घूम रहा है। ये अंगूठे से बल लगाया तो उसके कॉर्नर पे लगाया ना मैंने बल, तो यहाँ हमने जो बल लगाया तो यही क्या कहलाया, बल आघूर्ण कहलाया। अब आपने बोला ये तो फ्लैट घुमा दिया, चलो भैया, तो थोड़े कॉर्नर पे गिरने की आशंका ज्यादा है इसमें, है ना। चलिए, तो ये मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर स्टेबल कर दिया कॉर्नर पे, और इसको मैंने बल लगाकर ऐसा घुमाना शुरू करा। तो उसकी कॉर्नर पे मेरे को फोर्स लगाना पड़ा ना, कॉर्नर पे फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट ऐसा घूमने लगा। तो यही क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। इसको इधर से भी कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर इसको ऐसा रखा और इसको ऐसे घुमाने लगे, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, कॉर्नर पे फोर्स लगा रहे हैं उसके, तो ये जो फोर्स लगाया यही क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। जिसके बल पर पृथ्वी भी क्या होती है, घूमती है ना। हम टाउ की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, F/d, है ना, क्या बोलते हैं, F/d के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी एक देखो, जिसमें, जिसमें एक चीज क्या जुड़ जाती है ना। देखो, एक जिसमें फोर्स जुड़ गया, मतलब ये भी क्या है,
ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है, तो ये भी क्या हो जाएगी? सदिश हो जाएगी। ठीक है, तो किसी वस्तु को, ध्यान से सुनना, किसी वस्तु को अक्ष पर स्थिर करके, है ना, किसी वस्तु को अपने अक्ष पर स्थिर करके बल लगाकर उसके कॉर्नर पर, उसके, है ना, कॉर्नर पर बल लगाकर घुमाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? बल आघूर्ण कहलाती है। ठीक है, वह एनी ऑब्जेक्ट स्टेबल ऑन इट्स पोल्स, है ना, एनी ऑब्जेक्ट स्टेबल ऑन इट्स पोल अकॉर्डिंग टू देयर एक्सिस, स्टेबल ऑन इट्स stable on its pole according to its axis, then applying the force, on the edge of the object, applying the force on the edge of the object, and the motion of the object is called the torque, motion of the object is called the torque। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलो, अब ये टी से हम इसको शो कर रहे थे, टाउ से, तो किससे शो कर रहे हैं? टाउ को क्या कहा जाता है? टाउ। टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू डी, है ना। डी क्या है? जो हमने फोर्स लगाया, डी क्या था? जो था वो बल था। ठीक है, डी क्या है? उसका रोटेशनल है ना, उसका क्या है? रोटेशन है, जो हमने उसको घुमा दिया। ठीक है, जितना हमने उसको घुमा दिया वो क्या कहलाएगा? उसका डी कहलाएगा। मतलब ये आगे की तरफ जो बढ़ रहा है फोर्स, तो हम उसको लगा ही रहे। एफ इंटू डी, मतलब बल लगाकर जितनी दिशा, जितनी दूरी हमने उसको तय करा दिया, फिर जितनी तेजी से घुमा दिया। जैसे अभी मैं फोर्स लगा रहा था, और फोर्स लगाकर जैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ, तो इसको घुमा रहा हूँ तो ये धीमे घूम रहा है। हो भी सकता है कि मैं इसको तेज घुमा दूँ, थोड़ा सा तेज घुमा दिया। ठीक है, और थोड़ा तेज घुमा सकते हैं, मार्कर गिरने की संभावना बढ़ जाती है इसमें। ठीक है, तो ये क्या है? हमने इसको इस एक्सिस पर सेट करा, हमको पता है कि इस एक्सिस पर घूमेगा, मतलब ऐसा घूमेगा। ठीक है, तो ये घूमना शुरू कर देगा। ठीक है, तो हमने इसको एक इमेजनरी एक्सिस दे दी। एक्सिस क्या होती है? अक्ष, वो एक इमेजनरी पॉइंट होता है। तो हमने दोनों को ले लिया, तो ये क्या हुआ? इसकी एक एक्सिस हो गई। अब मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ, इसे घुमा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। जो फोर्स लगा रहे हैं, है ना, उसी को, फोर्स लगाकर वस्तु को अपने अक्ष के परितः डिस्प्लेस करना, है ना, ये क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं हम इसको। ठीक है, तो ये भी किसी राशि सदिश, सदिश वेक्टर। ठीक है, इसके पहले की बात करें तो इम्पल्स भी क्या था? यहाँ पर भी फोर्स आ रहा है, सदिश है, वेक्टर। ठीक है, मोमेंटम भी क्या था? संवेग, ये भी था सदिश, वेक्टर राशि या वेक्टर क्वांटिटी। हमने शुरू करा था। आर तो वेट तो आपको पता। ठीक है, यहाँ तक चीज क्लियर हो गई। बल आघूर्ण, या फिर हम कहाँ तक आ गए? टॉर्क, टॉर्क तक आ गए। टॉर्क हमने, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आ जाएगा, है ना, नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक आगे आने वाले हैं, वो हो जाते हैं हमारे क्या, है ना, वर्क एनर्जी एंड पावर। जो हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन क्या आने वाला है? वर्क एनर्जी एंड पावर को हम, ठीक है, और उसके अलावा एनर्जी के टाइप्स हम देखने वाले, टाइप्स ऑफ एनर्जी। हमारे दो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, जिससे क्वेश्चन बनता और हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई चीज, है ना। यहाँ तक हमने वेट वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट, टॉर्क पूछ लिया जाता है, टॉर्क। ठीक है, एग्जाम्पल में भी, क्योंकि आगे जाकर भी टॉर्क की आएगी, क्योंकि हम किसी वस्तु को, किसी भी पंखे को जैसे घुमा रहे हैं, पंखा एक एक्सिस के ऊपर लटका हुआ है, तो उसको हम ऐसे घुमाएंगे तो उसमें क्या जनरेट हो रहा है? टॉर्क जनरेट हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा टायर है हमारा, है ना, टायर, बस है, ट्रक है, साइकिल है, सबका टायर एक एक्सिस के ऊपर लगा हुआ है ना। अब हम उसको ऐसे बल, फोर्स लगा के ऐसा घुमाते हैं ना, टायर तो घुमा ही होगा ना गाड़ी में लगा हुआ, तो हम जब बल लगा के उसको ऐसे घुमाते, जब पंचर चेक करते, तो उसको हमको बल लगाना पड़ रहा है ना। ट्रक का टायर होगा तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, साइकिल के टायर होगा तो कम। ठीक है, या फिर आपका स्टेयरिंग होता है कार का, बस का स्टेयरिंग होता है, तो आपको क्या लगाना पड़ रहा है? अभी तो पावर स्टेयरिंग है, क्या है? टॉर्क आपको कम लगाना पड़, और कम मतलब फोर्स कम लगेगा। चले, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।